कहानी शुरू होती है 1964 में। पीओके में एक पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी कश्मीरी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच भाईचारे के रिश्ते को पसंद नहीं करता था। वह इस बंधन को तोड़ने और उन्हें अलग करने की एक योजना बनाता है। उसे पता था कि भारतीय सेना ही इस एकता का कारण है। वह पाकिस्तान में कुछ बच्चों का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें कश्मीर भेजता है। वह उन्हें सलाह देता है कि वे अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए भेस बदल के कश्मीर में रहें। पर जब वो उन्हें भेज रहा होता है, तब पाकिस्तान का एक ईमानदार आर्मी अफसर तारिक को इस बात का पता चलता है। वो उससे रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती है, क्योंकि उससे अंसारी को अपना काम करने देने के लिए ऊपर से आर्डर आते हैं। उसके बाद हम 20 साल बाद 1985 में आफरीन को देखते हैं, जो लंदन में रह के पढ़ने वाली एक पाकिस्तानी गुसैल उग्रवादी है, जो भारत के बारे में कुछ भी पसंद नहीं करती। उसने पाकिस्तान का झंडा जलाने के प्रतिशोध में एक भारतीय फिलॉन्थ्रोपिस्ट आनंद मेहता की कार में आग लगा देती है, जिससे उसके विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट बोर्ड उससे आनंद मेहता से माफी मांगने के लिए कहता है। जैसा कि आफरीन भारतीयों से सॉरी कहना पसंद नहीं करती है, इसलिए परोपकारी आनंद मेहता उसे 2 विकल्प देता है। वो बोलता है, या तो मुझे मुआवजे के रूप में 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए दो, या फिर जेल जाओ। एक जिद्दी और बददिमाग देशभक्त होने के कारण वह उसे मुआवजा देने का फैसला करती है और अपने दादा पाकिस्तान सेना के ब्रिगेडियर तारिक से मिलने के लिए पाकिस्तान वापस जाती है, ताकि उनसे पैसे लेके वो मुआवजा दे सके। पर पाकिस्तान पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसके दादा का निधन हो गया है, और वहां उसे उनका वकील मिलता है, जो बताता है कि तुम्हारे दादाजी ने अपनी वसीयत में तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है, जो कि 20 साल पुराना है, जो 1965 में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट राम द्वारा अपने प्रेमी भारत की सीता महालक्ष्मी को लिखा गया था। उससे तुम्हें सीता महालक्ष्मी तक पहुंचाना होगा। इस काम को अंजाम देने के बाद ही तुम उनकी सारी संपत्ति पा सकोगी। पहले तो आफरीन मना कर रही होती है, फिर वो उसे लेटर देने के लिए राजी हो जाती है, ताकि वह अपने दादा तारिक की संपत्ति को पा सके और खुद को इस मुसीबत से बचा सके। उसके बाद आफरीन सीता की तलाश में हैदराबाद के लिए निकलती है। हैदराबाद में उसका साथ देता है लंदन के विश्वविद्यालय का उसका एक सीनियर बालाजी। वो लोग उस लेटर बाली पते नूरजहां पैलेस पर पहुंचते हैं, पर वहां उन्हें पता चलता है वो कोई पैलेस नहीं, एक वोमेन्स कॉलेज है। वो वहां पर 20 से अधिक सालों से काम कर रहे सुब्रमण्यम से सीता के बारे में पूछती है। वह आफरीन को बताता है कि ये कॉलेज कभी हैदराबाद के नवाब का शाही महल था, जिसे राजकुमारी नूरजहां ने लड़कियों की शिक्षा के लिए दान में दे दिया था। वह यह भी कहते हैं कि सीता नाम वाला यहाँ कोई भी नहीं था। अब आफरीन बिना किसी क्लियू के सीता को खोजने में विफल होती है। उसके बाद उससे बालाजी के बाद से एक आइडिया आता है। वह सीता के बजाय यह अब राम की तलाश में जाती है, ताकि राम को ढूंढते हुए उससे सीता मिल जाए। और अब बालाजी के मदद से आर्मी लाइब्रेरी से कश्मीर में राम की रेजिमेंट में रहने वाले उसके साथ काम करने वाले लेफ्टिनेंट विकास वर्मा का पता मिलता है। फिर वो उससे मिलने के लिए जाती है और उससे राम के बारे में पूछती है। सिन यहाँ से शिफ्ट होता है 1964 में, जहाँ हम मेजर राम को अपनी ड्यूटी करते हुए देख पाते हैं। उस तरफ उग्रवादी अंसारी को पता चलता है कि उसके भेजे हुए लड़कों को अब राशन कार्ड मिल चुका है, मतलब उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल चुका है। वो लोग अब आम कश्मीरी जनता बन चुके हैं। तो वो अपने आदमी से कहता है कि तुम जमीर से ये कह दो कि इन लोगों के बारे में वो इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म कर दे, ताकि इंडियन आर्मी उन सबको मार दे। दरअसल इसके पीछे अंसारी का एक बड़ा प्लान था। इधर जमीर उन 5 टेररिस्ट के बारे में इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म कर देता है। जब ये बात मेजर सिल्वेन को पता चलता है, तो वो अपनी टीम को बुला के उन सबको मारने का आर्डर दे देता है। उसके बाद विष्णु शर्मा और कुछ आर्मी ऑफिसर्स जम्मू और कश्मीर की अलग अलग जगहों से उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार गिराते हैं।
पर ये सब वहाँ के मुसलमान देख लेते हैं। जो लोग इंडियन आर्मी को गलत समझ के उन पर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, जो कि असल में अंसारी का प्लान था। वो ये चाहता था कि कश्मीर की आवाम का इंडियन आर्मी पर से भरोसा उठ जाए, और वही हो जाता है। अब ये सब देख राम बोलता है कि हमें जल्द से जल्द जमीर को पकड़ना होगा, और वो लोग आम सिविलियंस बन के जमीर को ढूंढने लगते हैं। उन्हें जमीर कहीं भी नहीं मिलता, पर तभी कश्मीरी मुसलमानों को रेडियो पर अंसारी भड़का रहा था कि कश्मीर हमारा है, इंडियन आर्मी और पंडितों को वहाँ से हटाओ ताकि इस्लाम बचा रहे, जिसे राम और उसके साथी सुन लेते हैं। उस बीच आगरता में हिंदुओं का एक फेस्टिवल चल रहा था और अंसारी उसी शाम दंगे के लिए ललकार रहा था। तो राम और उसके साथी प्लान करते हैं और उस गांव से एक बच्चे को उठा लेते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग उस बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं, और बाकी बचे लोगों को राम एक सेफ जगह पर छुपा देता है। रात होने पर वहाँ के मुसलमान आगरता गांव को जलाने लगते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ राम का लड़ाई हो जाता है, जिस बीच उससे जमीर भी मिल जाता है और वो उससे मार पीट के सच उगलवा लेता है, जिसे सुन वहाँ के मुस्लिम सब कुछ समझ जाते हैं और लगाई हुई आग को बुझाने लगते हैं। अब हिंदू भी उन लोगों का साथ देते हैं और सब मिलके आग बुझाते हैं। इस बात से कश्मीर में दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है। रातों रात ये न्यूज एक नेशनल न्यूज बन जाता है, जिसके बाद राम और उसके साथियों का इंटरव्यू लेने वहाँ ऑल इंडिया रेडियो की जानी मानी एंकर विजय लक्ष्मी देवी आती है, जहाँ पर सारे देश को ये पता चलता है कि मेजर राम एक अनाथ है, उसका इस पूरे दुनिया में कोई नहीं है। अब विजय लक्ष्मी देवी वापस जाके अपने रेडियो स्टेशन से ये कहती है कि हमारे लिए तो राम है, पर क्या हम लोग उसके लिए हैं? इसलिए मैं आज अपने बेटे राम को एक चिट्ठी लिखने जा रही हूँ और अगली बारी आपकी है। जिसके बाद राम के पास बहुत सारे लेटर्स आने लगते हैं। पूरे इंडिया ने उससे रिश्ता जोड़ लिया होता है, कोई माँ बनके तो कोई बहन बनके उसे चिट्ठी लिखती है, और राम भी उन लोगों को रिप्लाई दिया करता है। वो सोचता है अगले छुट्टी में वो जाके इन सब से मिलेगा। खैर इन्हीं लेटर्स में उसको एक लेटर सीता महालक्ष्मी नाम की एक लड़की की मिलती है, जो उसकी बीवी बन के बात कर रही होती है, पर वो कभी उसको अपना एड्रेस नहीं लिखती। सीता महालक्ष्मी के लेटर्स राम को भा जाते हैं। वो सोचता है कि वो सीता से एक बार जरूर मिलेगा। उसके बाद सीता उसे एक लेटर में ये लिखती है कि आज मेरे पड़ोसन ने मुझसे पूछा कि हम दोनों कहाँ मिले, तो मैंने उन्हें बता दिया, कुरुक्षेत्र में रावण का संहार, युद्ध भूमि में सीता का स्वयंवर। ये लाइंस राम को समझ में नहीं आती। उसके बाद एक दूसरे लेटर में वो ये लिखती है कि 12 तारीख को हैदराबाद में एक मैजिक शो है, जिसे मैं देखने ट्रेन में जा रही हूँ, जिससे राम को एक हिंट मिल जाता है उससे मिलने का। अब राम और विकास दोनों उससे ट्रेन में ढूंढने लगते हैं, और बहुत ढूंढने के बाद राम को सीता मिल जाती है। वो उससे उसके साथ 2-4 बात करता है और उसे कुछ लेटर्स और उसके हैदराबाद का एक दोस्त दुर्जय शर्मा, जिसके घर में राम रुकने वाला था, उसका टेलीफोन नंबर देता है। अब वो दुर्जय शर्मा के घर जाके उसी फोन के आगे बैठा रहता है और सीता के फोन का इंतजार करता है, पर थोड़ी ही देर में उससे पता चलता है कि ये फोन पिछले कई दिनों से देर पड़ा हुआ है, जिसे सुन राम परेशान हो जाता है कि अब वो सीता से कैसे मिलेगा। और एक्सीडेंटली उसके बाद वाले दिन सीता राम को ढूंढती हुई दुर्जय शर्मा के घर आती है। बातें करते हुए सीता राम से ये कहती है कि मैंने तुम्हें ऐसे ही लेटर्स लिख दिए थे, पर मैं तुमसे कभी भी मिलना नहीं चाहती थी। इस बीच राम उसका एक तस्वीर ले लेता है और वो कुछ देर बात करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन रियल टाइम में आता है, जहाँ विकास कहता है कि मुझे बस यही तक ही पता है, उसके बाद मेरी कभी राम से मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ पर आफरीन विष्णु शर्मा की फोटो देखती है और उसका फोन नंबर हासिल करके वो उससे एक टेलीफोन बूथ से कॉल करती है। तब कॉल कोई और उठाता है, जो विष्णु शर्मा को जाके बताता है कि आपसे कोई लड़की आफरीन बात करना चाहती है,
जो मेजर राम और सीता के बारे में पूछना चाहती है, पर इससे पहले कि विष्णु शर्मा फोन उठा सके, आफरीन का बस आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। विष्णु गुस्सा हो जाता है और अपने टीम से कहता है कि कैसे भी करके उस लड़की आफरीन का पता लगाओ कि वो कहाँ है और राम के बारे में क्यों पूछ रही है। इस तरफ आफरीन और बालाजी दुर्जय शर्मा के घर जाते हैं। वो इन दोनों को आगे की कहानी बताने लगता है। अब फ्लैशबैक में जब राम दुर्जय के घर में था, न्यूज़पेपर से वो एक मैजिक शो के बारे में पढ़ता है और 12 तारीख को दुर्जय को लेके उसी शो में पहुंच जाता है सीता से मिलने। वहां पर सीता उससे मिलती तो है, पर इतना भाव नहीं देती। अब राम सीता की दोस्त रेखा से बात करके उसका एड्रेस ले लेता है। उसके बाद राम उससे दोस्ती करने और मिलने को बोलता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी टाइम बारिश होने लगती है और ये दोनों एक घर में चले जाते हैं, जहां एक लड़की उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों पहले कहाँ मिले थे। अब राम बोलता है कि ट्रेन में, पर सीता बताती है कि ट्रेन में नहीं बल्कि हम लोग कश्मीर में मिले थे। दरअसल अगरता में जब राम हिंदू और मुस्लिम में उस जंग को रोक रहा था, उस वक्त सीता महालक्ष्मी भी वहां अगरता घूमने गई थी और वो भी उस दंगे में फंस गई थी। कुछ लोग उसे मारने उसके पीछे पड़ गए थे। तभी मेजर राम वहां पहुंच जाता है और सीता को बचा लेता है और लोगों को कहता है कि ये मेरी बीवी है। इस झगड़े के दौरान राम ने सीता का चेहरा भी नहीं देखा होता। अब राम को भी सीता के लेटर का उस लाइन का मतलब समझ आ जाता है कि लेटर में ऐसा उसने क्यों लिखा था। अब सीता पैलेस लौट जाती है, जहां पर वो डांस टीचर है। दूसरे दिन राम दुर्जय को लेके पैलेस में जाने की कोशिश करता है और सुब्रमण्यम को अपने बातों में फंसा के उसके साथ पैलेस में चला जाता है, जहां पर बड़ी मुशक्कत के बाद वो आखिर में सीता से मिलता है। वो वहां पे सीता को कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, इसलिए आज तक छुट्टियों में मैं देश की अलग अलग जगह घूम के वापस चला जाया करता था, पर अब मैं चाहता हूँ कि आगे से छुट्टियों में तुम मेरा इंतजार करो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। पर सीता उसका कोई जवाब नहीं देती। अब सीन रियल टाइम में आ जाता है, जहां पर दुर्जय आफरीन और बालाजी से कहता है, मुझे बस यहाँ तक पता है। ये सुन के आफरीन दोबारा परेशान हो जाती है कि सीता असल में कहाँ है। दुर्जय के पास सीता का एक फोटो होता है, जिसे राम ने पहली मुलाकात में लिया था। वो फोटो आफरीन उससे मांग लेती है और वो दोनों दोबारा पैलेस जाते हैं सुब्रमण्यम को फोटो दिखा के सीता के बारे में पूछने के लिए। पर इससे पहले कि वो पूछती, उसकी नजर दीवार पे लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर जाती है, जो कि सीता की होती है, पर उसके नीचे प्रिंसेस नूरजहां लिखा होता है। मतलब सीता का असली नाम प्रिंसेस नूरजहां है। इस तरफ विष्णु शर्मा आफरीन की तलाश में विकास के घर पहुंच जाता है और उससे आफरीन का होटल का पता मिलता है। उधर फ्लैशबैक में राम दुर्जय को कॉल करके बताता है कि मैंने सीता से शादी की बात की, पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। इस पर दुर्जय राम को बताता है कि कोई भी लड़की किसी के बारे में बिना कुछ जाने कैसे उस पर भरोसा कर सकती है। तुम पहले उसे अपने बारे में, अपने काम के बारे में उसे सब कुछ बताओ। उस तरफ सीता की फ्रेंड रेखा उससे कहती है कि तुम जितना लेट करोगी राम को उतना ज्यादा दर्द होगा। तुम्हारी सच्चाई के बारे में राम को बता दो, क्योंकि तुम्हारे भाई कभी भी राजी नहीं होंगे। जिस पर सीता भी दुखी हो जाती है और बोलती है कि मुझे शायद पहले ही उससे सारी बात बता देना चाहिए था। तभी उस टाइम ओमान में फाइनेंशियल क्राइसिस होने पर वहाँ का सुल्तान नूरजहां की प्रॉपर्टी हड़प लेता है। उनके फैमिली को बहुत सारा नुकसान होता है, इसलिए उसका भाई इससे बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढता है कि ओमान की प्रिंस से नूरजहां की शादी करवा दे। ये सुन के नूरजहां बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ रियल टाइम में आफरीन और बालाजी रेखा से मिलते हैं। अब यहाँ से रेखा आगे की कहानी बताने लगती है कि अब एक दिन राम सीता के पास पैलेस में आता है और अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा सैलरी
600 रुपया है, मेरे अकाउंट में 12,000 रुपए हैं, जिससे हम एक बड़ा सा घर ले सकते हैं। मैं तुम्हें महारानी बना के रखूंगा। पर सीता उसे बोलती है कि मैं थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में हूँ, वो तुम समझ नहीं पाओगे। दरअसल राम छुट्टियों में इस बार उन सब से मिलने आया होता है जो लोग उससे चिट्ठी लिखे होते हैं, और वो अपने साथ सीता को भी उन लोगों के घर ले चलता है। वो सोचती है रास्ते में वो सब उससे बता देगी, पर जब वो लोग उनका जर्नी शुरू करते हैं तो एक रिपोर्टर उनका पीछा करने लगता है और इन दोनों की फोटो लेना शुरू कर देता है। अपने अखबार में छापने के लिए राम और सीता एक एक करके सबके घर जाते हैं और आखिर में वो राधिका नाम की एक औरत के पास आते हैं जो कि राम को भाई बना के चिट्ठी लिखा करती है। राम जब यहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि राधिका एक प्रोस्टिट्यूट है और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है। अब राम राधिका और उस जैसी बहुत सारी लड़कियों को उस कोठे से आजाद करवाता है जिसमें उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है। अब राम सीता से बताता है कि अब हम घर नहीं खरीद सकते, और अब वो सीता से कहता है कि मैं आज रात को ही कश्मीर निकल जाऊंगा, तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ने तो आओगी ना। पर रात को सीता स्टेशन नहीं आती और राम कश्मीर चला आता है। राम अब बहुत दुखी हो जाता है। उधर नूरजहां भी राम के इतने करीब होने के कारण उसे सच्चाई नहीं बता पाती और वो भी दुखी थी। कश्मीर आने के बाद राम जब भी सीता को कॉल करता है, नूरजहां उससे ठीक से बात नहीं करती। इसके बाद वो रिपोर्टर राम और सीता का फोटो अखबार में छपा देता है और लिखता है, प्रिंसेस एक आम आदमी से प्यार करती है। ये बात ओमान के राजा को पता चलता है तो वो सच जानने के लिए एक आदमी भेजते हैं। अब नूरजहां का भाई जब नूर से इस बारे में पूछता है तो वो सब कुछ सच सच बता देती है, जिससे उसका रिश्ता ओमान के प्रिंस से टूट जाती है और उसका भाई उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो पूछता है कौन है ये लड़का। वो बताती है कि ये राम है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और अगर आपको मेरे वजह से नुकसान हो रहा है तो आप मेरी प्रॉपर्टी भी ले लीजिए। और राम से मिलने वो कश्मीर निकल जाती है। कश्मीर में राम और सीता बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर आफरीन रेखा से पूछने लगती है कि नूरजहां अब कहाँ है। रेखा कहती है लंदन में। वो अब लंदन कॉल करती है, जहाँ उससे पता चलता है कि नूरजहां फिलहाल कश्मीर में है। वो नूरजहां का कश्मीर का एड्रेस हासिल कर लेती है। अब ये दोनों कश्मीर निकल जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है तो विष्णु शर्मा के लोग आफरीन को पकड़ लेते हैं और विष्णु शर्मा से मिलने पर वो बताता है कि मैं मेजर राम और तुम्हारे ग्रैंडफादर का आभारी हूँ, क्योंकि उन लोगों के वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ राम सीता और विष्णु शर्मा की फैमिली एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तभी रसूल नाम का एक बच्चा हाथ में एक गन लेकर विष्णु शर्मा को मारने आता है। दरअसल रसूल अपने भाई का बदला लेने आया होता है। अब राम और विष्णु उस बच्चे को पकड़कर उससे अंसारी का लोकेशन का पता कर लेते हैं। तभी रसूल अपने बहन वहीदा के बारे में बताता है, जो अंसारी की कब्जे में थी। राम उससे वादा करता है कि उसकी बहन की जिम्मेदारी अब राम उठाएगा। अब अंसारी को मारने आर्मी एक टीम रेडी करती है। उस टीम में राम और विष्णु भी होते हैं। अंसारी को मारने के लिए अब वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके पीओके में जाने वाले थे। यहाँ उनका कमांडिंग अफसर बोलता है कि अगर मिशन कामयाब रहा तो ठीक है, वरना अगर आप वहाँ पकड़े गए तो इंडियन आर्मी आपको भूल जाएगा। अब रात को राम ये बात सीता को बताता है, जबकि आज सीता भी तैयार थी सारा सच उससे बताने को, पर अब वो दुखी हो जाती है और कुछ नहीं बता पाती। उसके बाद राम और उसके साथी पाकिस्तान के लिए निकल जाते हैं और कैसे भी करके वो लोग अंसारी को मार देते हैं, जिस वजह से वहाँ चारों तरफ आग लग जाती है। और जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो राम किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनता है जो आग में फंसी होती है। राम उसे बचाने उस घर के अंदर दोबारा चला जाता है, जहाँ विष्णु उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता। उधर आग देख के
पाकिस्तानी आर्मी के मेजर तारिक उस जगह के लिए निकल चुके होते हैं और जब राम उस बच्ची को लेके बाहर आता है तब पाकिस्तान आर्मी इन दोनों को पकड़ लेती है। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी इन दोनों को बहुत टॉर्चर करने लगती है, पर तारिक इन दोनों पे रहम दिखाने लगता है क्योंकि उससे सच का पता था। उधर सीता और विष्णु की वाइफ सेल्वन से राम और विष्णु के बारे में पूछने लगते हैं। सेल्वन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद सीता एक बड़े आर्मी अफसर के पास बहुत सारे सिफारिश लेके जाती है। अब वो अफसर सीता को सारा सच बता देता है कि राम और विष्णु पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में है। अब नूरजहां अपने भाई के पास जाती है और बोलती है कि आप तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को जानते हो, प्लीज आप वहां से राम को बाहर निकालो। आप बस राम को निकाल लाओ, मैं उससे शादी भी नहीं करूंगी। लेकिन उसका भाई कुछ भी नहीं बोलता। उधर पाकिस्तान में मेजर तारिक अपने हायर अफसर से बात करता है कि हिंदुस्तान के पास हमारा एक सोल्जर है, हमारे पास उनके 2 सोल्जर है, क्यों न हम उनसे अदला बदली कर लें। इस बात पे वो राजी तो हो जाता है, पर बस एक आदमी को ही छोड़ा जाएगा इस शर्त पर, और वहाँ से खाली विष्णु ही निकल पाता है और राम वहाँ रह जाता है। उसके बाद रियल टाइम में विष्णु आफरीन से कहने लगता है कि उसी साल पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी की कुछ बेस लोकेशंस को पता करके वहाँ पर हमला किया। तकरीबन 32 सोल्जर इसमें मारे गए और खुफिया न्यूज से ये पता चला कि राम ने ही इन लोकेशंस का पता दिया था। पर मैं जहाँ तक राम को जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता। राम ने गलती की या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन सीता उसका बोझ उठाने लगी। मतलब सीता जहाँ भी जाती उससे लांछन ही मिलता रहा कि तुम्हारा राम देशद्रोही है। और वो आफरीन को सबसे जरूरी बात ये बताता है कि उस दिन राम ने जिस बच्ची को बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। अब उससे समझ आती है क्यों उसके ग्रैंडफादर उससे ही सीता को ये लेटर देने के लिए दिया। अब विष्णु उस लेटर के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो बालाजी के पास है। इस तरफ नूरजहां कश्मीर में राम के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है। तभी बालाजी उसे ढूंढते हुए उसके पास आता है, कहता है कि मेरे पास राम का लेटर है। फिर नूरजहां राम की आखिरी लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि सीता, हमारे कहानी का ये आखिरी पन्ना है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ही याद कर रही होगी। वो उससे बताता है कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी समझे, तुम अपने यकी पे यकी रखना। और यहाँ हमें पूरा सच समझ आता है। जब पाकिस्तान में इन दोनों में से किसी एक को भेजा जाना था तब राम और विष्णु दोनों को ही बेस कैंप का कोऑर्डिनेट्स मांगी गई थी। राम उन्हें कुछ नहीं बताता और उनके मुंह पर थूकता है। पर जब वो लोग विष्णु को उसकी फैमिली फोटो दिखा के ये बताते हैं कि हम उन्हें कभी भी मार सकते हैं, तो वो उन्हें कोऑर्डिनेट्स दे देता है, जबकि राम उससे मना कर रहा होता है। अब विष्णु को छोड़ दिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद राम को फांसी हो जाती है। फांसी से पहले उसने इस लेटर को लिख के तारिक को दिया था, लेकिन अब 20 साल बाद वो लेटर आज सीता को मिलता है। वो उसे प्रिंसेस कह के बुलाता है क्योंकि उसे सब पता चल चुका था। और उस लेटर में राम ने एक पेपर कटिंग भी रखा होता है जिसमें राम और प्रिंसेस नूरजहां के बारे में छपा हुआ था। इधर विष्णु नहीं चाहता था कि वो लेटर सीता को मिले, पर उसी लेटर से विष्णु शर्मा को आर्मी से डिसमिस किया जाता है और राम के लिए सीता को सम्मानित किया जाता है। और इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाता है।